खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो जनाब। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो जनाब। सहारे कितने भी अच्छे हों, एक दिन साथ छोड़ जाते हैं। और वो साथियों साथ क्यों छोड़ जाते हैं? जब तक सहारा आपके साथ होता है, उसकी छाया इतनी घनी होती है कि आपको आपकी प्रतिछाया का पता ही नहीं लगता। और जिस दिन वो सहारा छूटता है, कितने आप अनाथ होते हैं, कितने बेसहारा होते हैं, ये अफगानिस्तान के संदर्भ में आप देख सकते हैं। पिछले 2 सप्ताह से मैं अफगानिस्तान के हालातों पर अपनी नज़र बनाए हुए था। और साथियों, आज मैं इसी बात पर चर्चा करना चाह रहा हूँ कि जब सहारा छूट जाता है, नेतृत्व कितना असफल हो जाता है। इस शताब्दी का सबसे असफल नेतृत्व, एक अच्छा खासा सहारा छूट गया, किस तरह से नेतृत्व असफल हो जाता है, आज उसकी कहानी मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। अमेरिका और नाटो का मतलब 36 देश एक साथ 2001 में अफगानिस्तान की सहायता के लिए आते हैं साथियों। और जब आते हैं तो अफगानिस्तान को पूरा सिक्योर करने के हिसाब से आते हैं। और 36 देशों की सेनाएं, 1,10,000 सैनिक एक साथ अमेरिका के और 42,000 सैनिक दूसरे नाटो कंट्रीज के अफगानिस्तान को पूरी तरह से सिक्योर करते हैं। और जब सिक्योर करते हैं, एक तरफ बगराम, एक तरफ काबुल, एक तरफ कंधार, एक तरफ हेरात, चारों दिशाओं को सिर्फ सिक्योर कर लिया जाता है। अच्छी खासी तरीके से अफगानिस्तान को सब कुछ वो दिया जाता है जो कि उसने कभी सोचा नहीं होगा। और 20 साल में साथियों, अमेरिका ने $2.3 बिलियन उस देश पर खर्च कर दिए। $2.3 बिलियन। यही नहीं, 2,448 अमेरिकी सैनिकों की बलि वहां चढ़ा दी गई। 20,722 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए, जिसमें कई तो बाद में मृत्यु भी उनकी हो गई। और इससे भी बड़ी बात साथियों, 66,000 अफ्रीकी सैनिक शहीद हो गए। 66,000 अफगानिस्तान के सैनिक शहीद हो गए, जो कि कुल अफगानिस्तान की सेना का 1/4 हिस्सा था। सोचिए कितनी बड़ी बलि, कितना बड़ा बलिदान उस देश ने दिया होगा। और साथियों, पिछले 4 वर्षों में नाटो के 10,000 सैनिक लगे थे 36 देशों के अफगानिस्तान की सेना को प्रशिक्षण देने में। अब आप सोचिए कितना जबरदस्त प्रशिक्षण उन्होंने अफगानिस्तान की सेना को दिया होगा। और पिछले 2 सालों में 800 सैनिक तो सिर्फ काबुल एयरपोर्ट को सिक्योर किए हुए थे। 800 सैनिक काबुल एयरपोर्ट को सिक्योर किए हुए थे। और जब अमेरिकी सैनिक छोड़ करके गए, जब उनकी आखिरी फ्लाइट विदा हो गई साथियों, उस समय वो क्या छोड़ करके गए? 2 साल तक लड़ने का हथियार, गोला बारूद, गाड़ियां, बख्तरबंद गाड़ियां, ड्रोन्स, सब कुछ 2 साल तक जिनसे लड़ा जा सकता था, वो 2 साल तक की सामग्री छोड़ कर गए। और $100 मिलियन कैश उस देश को सौंप करके गए। और इसके साथ साथियों, अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट पर अमेरिका ने और नाटो कंट्रीज ने मिलकर के $131 बिलियन पिछले 20 सालों में खर्च कर दी साथियों। कितना बड़ा सहायता का ये फिगर है। यही नहीं, भारत जैसे देश ने $3 बिलियन खर्च कर दिए। कहते हैं कि अमेरिका का इतना दबाव था कि भारत को भी $3 बिलियन वहां पर खर्च करना पड़ा। और इससे भी आगे साथियों, जो 2448 अमेरिकी सैनिक शहीद हुए, हर अमेरिकी शहीद सैनिक को एक डेथ ग्रेच्युटी होती है, वो $1 लाख की होती है। और वो जो $1 लाख की जो डेथ ग्रेच्युटी होती है, इस हिसाब से कुल मिलाकर के $245 मिलियन की ग्रेच्युटी अमेरिका अपने शहीद सैनिकों को दे चुका है। इसके साथ 450 ब्रिटिश सैनिक शहीद हुए। और ब्रिटेन ने अपने सैनिकों को अलग से जो ग्रेच्युटी दी है, उसका फिगर अलग से है। और यही नहीं, यूएस ने $83 बिलियन अकेले अफगानिस्तान की सेना को डेवलप करने में खर्च किया। अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन नहीं, डेवलपमेंट नहीं, अफगानिस्तान की सेना को डेवलप करने में $83 बिलियन खर्च कर दिए। और ये राशि कितनी होती है साथियों? ये राशि होती है बीजोस, बिल गेट्स, एलन मस्क
और 30 टॉप के वर्ल्ड क्लास बिलियनियर्स का जो नेटवर्थ है उसके बराबर की राशि हो जाती है। उसके बराबर की राशि अफगानिस्तान पर खर्च की गई साथियों। और इसमें साथियों अगर मैं इसकी इंटरेस्ट की कॉस्ट को भी शामिल कर दूं तो ब्राउन यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, उसने कहा कि जो कुछ खर्चा किया गया 2.3 बिलियन डॉलर का जो फिगर है, अगर उसमें इंटरेस्ट को भी शामिल कर लिया जाए तो 2050 तक ये राशि 6.5 बिलियन डॉलर की हो जाएगी। 6.5 बिलियन डॉलर। इसका मतलब ये हुआ कि हर अमेरिकन $20,000 का एक्स्ट्रा कर्जदार हो जाएगा। सोचिए कितनी बड़ी सहायता, कितना बड़ा बलिदान अमेरिका जैसे राष्ट्र ने किया। और परिणाम क्या हुआ साथियों? नेक्स्ट लास्ट फ्लाइट गई और उसके 2 सप्ताह के भीतर 15 अगस्त को इधर हमारे प्रधानमंत्री झंडा फहरा रहे थे और 15 अगस्त को तालिबान काबुल में प्रवेश कर रहा था। क्यों हो गया ऐसा सब कुछ? सब कुछ साधन लेने के बाद भी ऐसा सब कुछ क्यों हो गया? जब लीडरशिप नाकाम हो जाए तो ये सारी समस्याएं देखने को राष्ट्र मजबूर हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा सहारे कितने भी अच्छे हों, कितने भी मजबूत हों, एक दिन सारा छोड़कर चले जाते हैं। और जब सारा छोड़ करके चले जाते हैं उस दिन आपकी धैर्य की असली परीक्षा होती है। ये ऐसा क्यों होता है कि जब तक सहारा होता है आप अपनी कॉम्पिटेंस को डेवलप नहीं कर पाते, करते ही नहीं, कभी सोचते ही नहीं। आप ये सोचते हैं कि सहारा हमेशा के लिए चला जाएगा। और इसमें अगर किसी एक व्यक्ति को, नेतृत्व के एक व्यक्ति को अगर सिंगल आउट किया जाए, ही इज अशरफ गनी। साथियों किसी भी व्यक्ति का, किसी भी लीडर का अगर मूल्यांकन किया जाए तो उसका मूल्यांकन पूरा होना चाहिए। मैं अशरफ गनी की कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आपको पहले बता रहा हूं जो कि आज तक शायद आपने मीडिया में देखी होंगी। मैंने कई बार ये कहा, मैंने एक सेमिनार में भी ये कहा कि अशरफ गनी और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के बीच में काफी समानताएं हैं। और समानताएं क्या है? मनमोहन सिंह जी बहुत बड़े शिक्षाविद थे और यही स्थिति अशरफ गनी की थी। अब अशरफ गनी के बारे में बताऊं आपको, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी जो दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक है, उसमें प्रोफेसर हैं 12 साल तक। 12 साल तक वो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे। वर्ल्ड बैंक में काम किया अशरफ गनी ने, यूएनडीपी में काम किया और साथियों 2013 में वर्ल्ड के टॉप इंटेलेक्चुअल्स में से 50वां नंबर अशरफ गनी का था। 50वां नंबर अशरफ गनी का था। अफगानिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे और जब अफगानिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर रहे तो उतने ही लोकप्रिय हुए जितने कि किसी जमाने में हमारे मनमोहन सिंह जी लोकप्रिय हुए थे। और इससे भी बड़ी बात साथियों, 2009 में वो यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट के उम्मीदवार थे। साथियों यूएनओ की सेक्रेटरी जनरल की पोस्ट होती, बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती, उसमें भी वो एक शॉर्टेज से कैंडिडेट थे। अब आप सोच सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण व्यक्ति वो रहा होगा अपनी जिंदगी में। लेकिन कहते हैं ना कि एकेडमिक फील्ड अलग होता है और पॉलिटिक्स अलग हो जाती है। बड़े प्रेशराइज करके ना इनको यहां पर गद्दी पर बिठाया गया, लेकिन बाद में 20 साल बाद स्थिति ये हुई कि सारे अमेरिकन अखबार ने कहा कि ऐसा लग रहा था कि अफगानिस्तान में कोई लीडरशिप नाम की चीज ही नहीं है। क्यों ये फेलियर? साथियों अफगानिस्तान में देयर आर 14 एथनिक ग्रुप्स, जो कबीले होते हैं उसमें पश्तून हैं, हजारा हैं, उज्बेक हैं, पठान हैं। पहली फेलियर गनी साहब के साथ ये होगी कि क्योंकि वो खुद पश्तून थे, दूसरे ग्रुप के साथ इनका संवाद स्थापित हो ही नहीं पाया। कहते हैं कि अगर आप लीडर हैं तो फिर आपको संवाद स्थापित करना पड़ता है, लेकिन कहते हैं कि शिक्षाविदों के साथ ही थोड़ी समस्या हो जाती है। वो चाहे हमारे प्रधानमंत्री हो, चाहे अशरफ गनी साहब हो, संवाद स्थापित करने में इनकी सबसे बड़ी कमजोरी लगी। अहमद रशीद साहब ने किताब लिखी है गनी साहब पर, उन्होंने यही कहा कि आइसोलेशन में रहने वाला व्यक्ति, हमने अफगानिस्तान की लाइफ में ऐसा नहीं देखा जैसा कि अशरफ गनी साहब ने देखा, और उसी आइसोलेशन में रहने की कीमत पूरे राष्ट्र के रूप में अफगानिस्तान ने चुकाई। और इससे भी बड़ी बात साथियों, क्योंकि आइसोलेशन में रहे, शिक्षाविद रहे, तो देश के रैंक एंड फाइल नीचे नीचे वाली स्थिति में सेना में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है ये इनको पता ही नहीं लगा। जब आप किसी बड़े से किले में कैद हो जाते हैं तो ग्रास रूट लेवल पर क्या हो रहा है इसका आपको पता नहीं लगता। कहते हैं कि जितना हथियार, गोला बारूद अमेरिकी सेना इनके पास छोड़ के गई, उसमें से 1/3 गोला बारूद तालिबान के पास पहुंच गया। इतना बड़ा भ्रष्टाचार था। और इससे भी बड़ी समस्या नेतृत्व की कभी कभी क्या हो जाती है कि जब अमेरिका ने दोहा में जब बातचीत करना चालू किया तालिबान के साथ, तो अशरफ गनी साहब को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। और अशरफ गनी साहब बोल नहीं पाए कुछ कि भाई मैं राष्ट्रपति हूं, मेरे को भी शामिल कीजिए, नहीं बोल पाए। और उसका परिणाम क्या हुआ? जब दोहा एग्रीमेंट हुआ, दोनों पक्षों के बीच में एग्रीमेंट हो गया
कि 5000 कट्टर तालिबान आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए और मजबूरी में अशरफ गनी साहब को छोड़ना पड़ा, बोल नहीं पाए। ये अकुशल नेतृत्व की कुछ किस्से होते हैं जो कि किसी भी नेतृत्व को पूरी तरह से असफल कर देते हैं साथियों। और यही नहीं, जब तालिबान अफगानिस्तान में और काबुल में एंटर हो रहे थे, अफवाह उड़ चुकी थी कि अशरफ गनी देश छोड़ करके जा रहे हैं, और जब वो देश छोड़कर जा रहे थे, पूरी की पूरी जो बची कुछ सेना थी उसका भी मॉरल डाउन हो गया, अफसरशाहों का मॉरल डाउन हो गया, उनके बाकी कैबिनेट के मेंबर्स का भी मॉरल डाउन हो गया। यही नहीं, वेस्टर्न मीडिया तो यहां तक भी कहा कि पिछले 2 महीनों में उनकी बॉडी लैंग्वेज भी एक हारे हुए राजनेता की लग रही थी। और इसके साथ ही साथ गनी ने उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया जिसमें यह कहा गया कि साहब एक इंटरिम गवर्नमेंट बना दी जाए, एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बना दी जाए, और आप भी राष्ट्रपति पद छोड़ दीजिए, एक नई गवर्नमेंट बना दी जाए। लेकिन कहते हैं कि उन्होंने उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। और इसका अंतिम परिणाम साथियों क्या हुआ? उसका अंतिम परिणाम हुआ कि इस शताब्दी का सबसे अकुशल राजनीतिक नेतृत्व देश और गद्दी को ऐसे समय में छोड़ के चला गया जबकि नेतृत्व को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इसलिए साथियों, आखिर में मुझे एक शेर याद आता है राहत इंदौरी साहब का, जो इस पर बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्होंने कहा कि जुगनुओं ने फिर अंधेरों से लड़ाई जीत ली, जुगनुओं ने फिर अंधेरों से लड़ाई जीत ली, और चांद सूरज घर के रोशनदान में कैद होकर रह गए। तो साथियों, ये थी इस शताब्दी के सबसे अकुशल असफल राजनीतिक नेतृत्व की कहानी। अगले सप्ताह फिर एक नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।